आरा बिहार का विद्रोही किस्म का युवक 19 वर्ष की उम्र में नाटकों में अभिनय करने का प्रण लेकर दिल्ली पहुंचता है, मगर उसे 3 बार प्रयास करने के बावजूद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता। तब उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल भी आता है, पर वह अपना संघर्ष जारी रखता है। वॉचमैन की नौकरी भी करता है और भी कई तरह के काम करता है, तो अंततः उसे समर यात्रा नामक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिलता है। नाटक समर यात्रा में अभिनय करने के दौरान उसे धन और जीवन संगी दोनों मिलते हैं, पर इससे जिंदगी व अभिनय करियर की डगर आसान हो गई हो, ऐसा नहीं होता। उसका संघर्ष लगातार जारी रहता है। फिर उसे गैंग ऑफ वासेपुर में विधायक जेपी सिंह का किरदार निभाने का अवसर मिलता है। फिल्म सफल होती है। इस फिल्म में उसका संवाद "बेटा तुमसे नहीं होगा" लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है, मगर इस अभिनेता का संघर्ष खत्म नहीं होता। जी हाँ, यह युवक वही है जिसे इन दिनों फिल्म भक्षक में सोनू के किरदार में सर्वाधिक पसंद किया जा रहा है। इस अभिनेता का नाम है सत्यकाम आनंद। सत्यकाम आनंद जी, आपका फिल्म संगम चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। सत्यकाम जी, बताइए कि क्या आपके घर में कला का माहौल था जिसने आपको अभिनय की तरफ प्रेरित किया? जी बिल्कुल नहीं, मेरे घर में बिल्कुल इस तरह कोई माहौल नहीं था। मेरे घर में पूरा शैक्षणिक माहौल है। सारे घर के लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग ही हैं, तो इस तरह का कोई माहौल नहीं था। लेकिन मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, बिहार में एक जगह है आरा, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का और इस तरह के गतिविधियों का बहुत बड़ा माहौल था। जी नहीं, तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि अभिनय किया गया? क्या घटनाक्रम था? जी, मेरे घर में सब, जैसा कि बताया मैंने, सब पढ़ने लिखने वाले लोग थे। तो मेरे बड़े भाई साहब जो थे, उनका बहुत ही बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हुआ था। पटना में एक कॉलेज है, साइंस कॉलेज, जहाँ पे 93-94% प्लस पे ही होता है। और मेरा मार्क्स बहुत कम था, 60-65% था मार्क्स मेरा। तो घर वालों को क्या था कि अब सोशल आ गई, इश्यूज आ गए कि भाई सामाजिक प्रतिष्ठा है, एक बड़ा बेटा पढ़ रहा है बड़े कॉलेज में और खुद टीचर का लड़का अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ेगा तो फिर समाज में नाम खराब हो जाएगा उसका। तो मेरे घर वालों ने ये सलाह दिया मुझे, उन लोगों ने ये रास्ता निकाला, जैसे स्पोर्ट्स कोटा पे होता है एडमिशन, वैसे ही आर्ट कोटा पे भी एडमिशन का वहां पे फैसिलिटीज था। तो घर वालों ने ही नाटक में डाला मुझे कि अच्छा। ये एक कोई बड़ा सा लंबा स्पीच तैयार कर लो और जाके वहां पे बोल देना है, और वहां पे हम लोग किसी तरह से अपना सोर्स लगा के तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। तो घर वालों को कहने पे मैं जाके नाटक से जुड़ा। नाटक भी नहीं कह सकते, सिर्फ स्पीच था 2 पेज का, आधे अधूरे एक नाटक है राकेश मोहन जी का। तो वहां लोगों ने डाल दिया मुझे। शुरू में बहुत दिक्कत हुई, बिकॉज एकदम नई दुनिया थी, किसी के सामने एक्टिंग करना या कुछ भी करना। खैर डायरेक्टर साहब जो थे, डी राजन नाम था उनका, तो उन्होंने सिखाया मुझे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया घर वालों ने, ताकि इम्पैक्ट अच्छा पड़े। फिर उसको तैयार किया गया और तैयारी की गई। तैयारी करने के बाद जब मैं गया वहां देने के लिए, तो 72 कैंडिडेट्स थे। अच्छा। और एक ही सीट था, तो उसमें टॉप 3rd में भी मैं आया। लेकिन एक लड़की थी, बंगाली लड़की थी, उसका हो गया। तो मेरा एडमिशन तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो भी घटना घटी, जो वाइल्ड परफॉर्मेंस, जब वहां परफॉर्मेंस दे रहा था मैं, तो एक अंदरूनी रूप से बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी खुशी मिली कि एक नई तरह की खुशी थी जब लोगों ने प्रशंसा की वहां पे। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको करना चाहिए, और कोई दिक्कत तो थी नहीं। तो एडमिशन तो नहीं हुआ मेरा, लेकिन वापस आने के बाद मैंने नाटक करना शुरू किया। अच्छा। और घर वालों को कोई समस्या नहीं थी, सब मस्त थे। तो लेकिन किसी नाट्य ग्रुप से जुड़े थे या क्या था, कैसे क्या? जी, नवोदय संघ वहां करके नाट्य ग्रुप था, जिसके डायरेक्टर थे डी राजन भैया। तो उनके साथ जुड़ा, नाटक करने लगा। और चूंकि बताया पहले कि आरा हमारा बहुत ही कल्चरली स्ट्रांग जगह रहा है, तो बहुत सारे और भी ग्रुप्स थे वहां पे, आवाज और कई सारे ग्रुप्स थे। तो सब में धीरे धीरे हम लोग नाटक करने लगे। लेकिन 2 साल के बाद घर वालों का समस्या बढ़ गया कि नहीं, अब नाटक आप नहीं करेंगे, आप छोड़िए इसको, आप इंजीनियर बनना है। अच्छा। तो फिर वहां पे दिक्कत होने लगी। दिक्कत ये होने लगी कि थोड़ा सा मैं शुरू से विद्रोही टाइप का आदमी था कि, और मेरे घर में अभी भी, उस समय भी और अभी भी गुंजाइश है कि हम लोग खुल के अपनी बात कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाबूजी हैं तो चुप रहेंगे, ऐसा नहीं। इतना हमको लिबर्टी दिया गया था। तो बाबूजी से काफी डिस्कस हुआ, कैसा होता था कि आपने ही डाला और आज आप ही कह रहे हो कि मत करो। तो उन्होंने कहा कि बस नहीं करना तुम्हें। तो मैंने बोला कि आप ही का लड़का हूं मैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है,
करना है मुझे। नहीं तो आपके पिताजी क्या बनाना चाहते थे आपको? इंजीनियर बनना चाहते थे। अच्छा। वो चाहते थे कि इंजीनियर बनूं, और मैंने यही कहा कि आप झूठ मूठ के पैसा वेस्ट कर रहे हैं, तो जो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है उसमें पैसा आप दीजिए तो आपको शायद मैं कुछ रिटर्न दूंगा। लेकिन उनका अपना जिद था कि नहीं, तुमको इंजीनियरिंग करना है, सोशल सामाजिक प्रतिष्ठान है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मन है तो आप खर्चा कीजिए। तो उसमें 25,000 रुपये का उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कराया था, अग्रवाल क्लासेस करके ट्यूटोरियल कॉरेस्पॉन्डेंस था। बहुत फेमस क्लासेस थी। बहुत फेमस था। लेकिन पढ़ाई लिखाई मैंने कुछ नहीं किया उसका। और नाटक में चूंकि इंटरेस्ट हो गया, कहते हैं ना इश्क टाइप का मामला हो गया, प्यार हो गया, उससे अच्छा लगने लगा। तो विरोध हुआ बहुत घर में, विचारों का विरोध हुआ, बातचीत बंद हुई बाबूजी से, बहुत महीने तक बातचीत नहीं हुई उनसे। ये सब मैं बात कर रहा हूँ 92-93 की बात होगी। अच्छा। और फिर उन्होंने बोला कि जब तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मन का काम करोगे तो पैसा दूंगा, मेरे मन का काम नहीं करोगे, अपने मन का काम करोगे तुम अपना समझो। तो मेरा ये था कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब अरे बाबूजी आप बाप हैं, आप ऐसे कैसे आप इस तरह की बातें छोड़ सकते हैं, आप अकेला छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कर दो सारी चीजें। तो बोले कि नहीं यही है, मतलब भोजपुरी हम लोग की भाषा है, तो उसमें उनका ये था कि मतलब ये बात करे बात तो करो ना, तो जो हम कहते हैं तो करो। तो फिर वहां से एक स्ट्रगल शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, करना तो वही है जो मेरा मन है। फिर ट्यूशन पढ़ाने लगा मैं, क्योंकि घर में ट्यूशन पढ़ाने का माहौल था। चूंकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं था तो हाई स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता था, तो 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और उस समय 10 या 12 रुपए मिलता था महीने भर का। तो जज्बात में, जोश में तो पूरा 2 महीने तक पढ़ाया गया। एकदम मैंने बाबूजी से राड़ ले चुके हैं कि समझते क्या अपने आप को, वो ठीक है चला, ऐसा थोड़ी है, इस तरह का मामला था। लेकिन 2 महीने के बाद समझ में आया कि 10 और 12 रुपया के में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कितना पैसा आदमी कमा पाएगा। तो फिर ड्रॉप किया वहां से कि नहीं, कुछ नया आइडिया क्या है। तो आइडियाज निकले बहुत सारे। फिर आइडियाज ये निकला कि चूंकि पैसा चाहिए था और मुझे दिल्ली जाना था, उसमें मुझे किसी ने बताया था कि आप दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे एनएसडी है, एनएसडी में श्री राम सेंटर भी वहां पे प्रॉपर सिखाया जाता है, और उसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। और मेरा +2 चल रहा था, तो पता चला कि श्री राम सेंटर है जिसमें +2 के बाद ही होता है। तो दिमाग में वो बात बैठी हुई थी कि जाना है वहीं जाएंगे, इस तरह की चीजें। लेकिन पैसे की जो समस्या आ गई, बाबूजी ने जो बांध दिया, तो कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना था। तो फिर ये सोचा कि क्या किया जाए। तो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वहां से दिमाग में ना कुछ चीजें खुलनी शुरू हो गई कि चाहिए, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से क्या रास्ता निकालूं। तो फिर आइडिया आया कि बाबूजी जो मेरे हैं वो पैसा वैसा मांगते नहीं बच्चों से। अच्छा। ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत लड़के पढ़ते थे, 250-300 लड़के पढ़ते थे, और मांगते उनते नहीं थे, मतलब बोलते थे कि दे दिया जाओ, इस टाइप से बोलते थे। लेकिन घर में अंदर जाके बोलते जरूर थे कि साला इतना महीने से दिया नहीं है। तो ये दिमाग में बात आई कि बाबूजी का बहुत बकाया है पैसा, इसको अगर वसूला जाएगा तो काम अपना हो जाएगा। तो 94 की बात है, 94 2 साल तो इसी में निकल गया, बातचीत, लड़ाई झगड़ा बाबूजी से, जो भी है लड़ाई झगड़ा, मतलब विचारों की लड़ाई झगड़ा। तो 94 में दिमाग में बात आई है। फिर मैंने बाबूजी की डायरी निकाल के, उस समय कुछ 20,000 रुपए के आसपास का उनका बकाया पैसा, जबकि ट्यूशन कितना था, 25 रुपए के आसपास हो गया बाबूजी का। तो उसका एक लिस्ट बनाया गया, और ये दिमाग में किया गया कि इसमें से पैसा वसूल लेना है, और पैसा वसूल लूंगा तो मैं निकल जाऊंगा। और दिखाना था बाबूजी को, मतलब बाबूजी और मेरे, हम लोग के बीच ऐसा चलता है कि मतलब तू हीरो कि हम हीरो, बोला मत करके दिखाओ, मतलब ये मामला था। तो ये था कि पैसा जब आ जाएगा तो फिर ऐसे चौड़ा होकर बाबूजी के पास जाऊंगा, अब तो हम मतलब जाएंगे, इस टाइप की चीज। तो वो वसूला गया, और दिमाग चूंकि खुलने लगा, तो ये था कि यार पैसा वसूलना किसी भी जमाने में बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे कोई देगा पैसा, जो 2 साल से ट्यूशन का पैसा नहीं दिया है वो अब कैसे देगा। इस तरह के मन में बहुत सारी विचार आ रही थी। फिर हुआ कि नहीं, पैसा तो निकालना पड़ेगा, और दिमाग लगाया गया कि एक उद्देश्य बनाया गया कि 3 अटेम्प्ट में पैसा में निकालना ही पड़ेगा। 3 अटेम्प्ट में कैसे निकाला जाए। और उस समय तब तक यह था कि नाटक चूंकि बहुत सारा कर चुके थे, नुक्कड़ नाटक बहुत हो चुका था, तो समस्या नहीं थी लोगों से बातचीत करने में। और बाबूजी चूंकि मेरे टीचर हैं, तो बहुत सारी फिलोसफिकल बातें करते हैं बच्चों से। तो उनकी एक बात मुझे याद आ गई कि सामाजिक प्रतिष्ठा में इंसान कुछ भी करा सकता है। तो ये मतलब कुछ भी, मतलब डॉट ऐसा वाला मामला है। तो ये दिमाग में बैठ गया कि सामाजिक प्रतिष्ठा में पैसा देंगे हमको। तो वहां पे फिर दिमाग आया, और साइकोलॉजी मेरा विषय शुरू से रहा है, तो एक साइकोलॉजी के बारे में समझ थोड़ी थी, ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ी सी समझ थी मुझे। तो मुझे ये लगा कि साउंड से मैं खेलूंगा, साउंड ही मुझे पैसा दिलाएगा। तो साउंड मतलब क्या कि पहली बार उनके घर जाऊंगा तो पास से बात करूंगा कि चाचा जी ऐसा ऐसा है, हम मास्टर साहब के लड़के हैं, हमको पैसा दीजिए। सेकेंड टाइम में थोड़े डिस्टेंस से बात करूंगा,
तो आवाज जब ऊपर होगी तो सोसाइटी सुनेगी, तो सामाजिक प्रतिष्ठा में ये देंगे हम। और तीसरी बार मैं और दूरी से जाके बात करूंगा, और ये एकदम क्लियर था और मुझे करने में समस्या नहीं थी, क्योंकि नुक्कड़ नाटक हम लोग करते थे। और ये मैंने अप्लाई करना शुरू किया, और मतलब पहली बार जाते थे तो नॉक किया कि जी जी प्रणाम प्रणाम, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आप कौन? अरे हम शिव कुमार साहा जी के लड़का हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मैंने बाबू जी बोल रहे हैं पैसा बात की बात है। तो एकदम से अजीब सा चेहरा, जिसका भी बन जाता है, सबका बन जाता था। बोले हाँ हाँ ठीक है मैं सर से बात कर लूंगा। मैं सर से क्या बात करना है? सर से बात करना होता तो सर थोड़ी हमको भेजते, कब आए हम दोबारा? तो हाँ हाँ ऐसा करते थे वो। मैं कहा ठीक है परसों आता हूँ। अब परसों थोड़ा दूर से कि क्या चाचा देंगे कि नहीं देंगे पैसा आप, मतलब इस तरह से, अरे अरे अंदर आइए अंदर आइए अंदर आइए अंदर आइए। और तीसरी बार में तो उनको बुलाना ही पड़ जाता था। तो ऐसा करके फाइनली 3-4 महीना लगा मुझे, और 12,000 रुपये मैंने वसूल लिया था। तो मुझे उस समय लगा कि 12,000 बहुत है, बाकी 8,000 छोड़ देते हैं। और 12,000 रुपये वो लेके बाबूजी के पास गया था। और ये हर जगह बोलता हूँ, यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है बोलते हुए, कि डाइनिंग टेबल था हमारे घर में बड़ा सा। तो जैसे बच्चन साहब वाला कैसे फील था दीवार फिल्म में, कि अपना पैर पे पैर रख के खटखट कर रहे हैं, तो वो पोज नहीं था, लेकिन भावना और जज्बात उसी तरह के थे। घर में सब लोग बैठे हुए थे, और एकदम अपना चौड़ा होके, क्योंकि पैसा था मेरे पास, और जाकर बैठे, और वहाँ पे 12,000 रुपये टेबल पर रखा गया। और उन्होंने पूछा कि कहाँ से लेकर आया पैसा? मैंने कहा आप ही का पैसा कहाँ से लाऊंगा, आपने ऐसा कोई थोड़ी गलत संस्कार सिखाया कि मैं कुछ भी कर लूंगा, तो आप ही का पैसा है। तो मेरा मतलब, मैंने कहा कि आपका बकाया पैसा था जिसको मैंने वसूला है, तो 50 आपका और 50 मेरा, और 6,000 रुपये मेरे पास हो गया, और आप मुझे अब रोक नहीं सकते। अब मैं जाऊंगा दिल्ली। और वहां से फिर दिल्ली निकल गया। तो ये बेसिक बात थी। जब हम नुक्कड़ नाटक कर रहे थे तो किस ढंग के रिस्पॉन्स मिलते थे? क्या लोग, अगल बगल वाले लोग क्या कहते थे? लोग बहुत मजा लेते थे, क्योंकि नुक्कड़ नाटक सामाजिक विषय पे हम लोग करते थे, और बहुत एक्सपेरिमेंटल होता था। और हमारे यहाँ के एक सिरिल मैथ्यू करके हैं, जो मतलब आज के डेट में जो बड़े बड़े लोग, मध्य प्रदेश मध्य विद्यालय है आपके, जो लखनऊ में है विद्यालय, ये सब इनके जो प्रिंसिपल्स वगैरह लोग हैं, लोग चटर्जी वगैरह लोग, ये लोग उनके दोस्त मित्र थे उस जमाने में भी। तो एक साइकोफिजिकल थिएटर होता है, तो ये शायद हम लोग उसमें नहीं पता था, कहीं और होता होगा। तो जब उस दौरान, मतलब 94 की बात कर रहा हूँ, वो सिरिल भैया आए थे हमारे शहर में, तो ये एक फॉर्म लेकर आए थे साइकोफिजिकल, जिसमें हम लोग बॉडी से ही सब कुछ कहना पड़ता था। तो बहुत एक्साइटमेंट रहता था, और बहुत प्रयोग होता था। तो और हमारे यहाँ का जो माहौल आज भी है, कि एक्सेप्ट करते हैं लोग नाटक को, तो बहुत मजा आता था। लोग एंजॉय करते थे उसको। कोई मतलब समस्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि किसी तरह की दिक्कत नहीं होती थी। किन विषयों पर आपने नुक्कड़ नाटक किया? लगभग उस समय के जितने भी सामाजिक समकालीन जो प्रॉब्लम्स चलती थी, उस पर हम लोग काफी किए। और उस समय लालू जी का राज था, 90 में लालू जी थे, और लालू जी का एक बड़ा ही मतलब चरम पे मामला था। तो उनकी जो शासन प्रणाली थी, उसके भी खिलाफ हम लोगों ने कई बार किया। एक 2 डेज करके हम लोग करते थे नाटक। 2 डेज, जैसे न्यूज का बुलेटिन कैसे होता है कि आज का क्या क्या न्यूज, तो 2 डेज करके आते थे। उसमें 3 हम लोग नुक्कड़ करते थे एवरी वीक। तो जो नया उस समय समस्या होती थी, किसी भी तरह की समस्या, उस समस्या पे हम लोग ज्यादा प्ले करते थे। तो उस वक्त नाटक जब आप करे थे, और नई समस्या जो आपको पढ़ने की भी जरूरत पड़ती होगी, क्या पढ़ते पढ़ाई थे? तो चल ही रहा था। तो क्या पढ़ते थे ज्यादातर नाटक करने के मकसद से? लाइब्रेरी भी है वहां पे हमारे यहाँ, उसमें अभी भी है लाइब्रेरी। कल्चरली हमारा शहर बहुत छोटा है, लेकिन कल्चरली बहुत स्ट्रांग रहा है। तो किताब वगैरह बहुत हम लोग पढ़ते थे। नाटक बहुत पढ़ चुका था मैं, नाटक की किताबें और साहित्य की किताब। कुछ नाम याद हो तो बताएं। प्रेमचंद की सारी सीरीज पढ़ा गया था, सारे लगभग उनके उपन्यास पढ़े थे हम लोग। गिरीश कर्नाड के नाटक पढ़ा गया था, और लक्ष्मीकांत वर्मा जी के नाटक थे बहुत सारे, इस तरह के थे। अब तो बहुत साल हो गया तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारा गोदान नाटक किया हम लोगों ने, आदमी का गोश्त किया, पंच परमेश्वर था, आधे अधूरे भी किया हम लोगों ने, अंधा युग किया है रणवीर भारती जी का। तो काफी पढ़ाई हुआ उसमें। थिएटर के जो बुक आते थे, नटरंग आता था वहां से, NSD से, वो हम लोग पढ़ते थे वहां पे। तो काफी पढ़ाई होता था, मतलब कि नाटक से रिलेटेड हम लोग चीजें। लेकिन कुछ हमको प्रॉपरली बाद में पता चला दिल्ली जाने के बाद, कि कुछ सब कुछ तो था वहां पे आरा में, लेकिन एक ग्रामर जो कहते हैं कि किसी भी चीज का ग्रामर होता है, तो वो ग्रामर नहीं था वहां पे। लेकिन चीजें थी जो हम उससे ताल्लुकात, मतलब हम लोग संबंध हो सकता हो, मतलब कर रहे थे हम लोग नाटक को लेके, कि नाटक की विधा को जाने, उसके बारे में समझे, और क्या क्या मामला है, बहुत सारी चीजें थी। तो जब आप दिल्ली पहुंचे, जी, तो अभिनय और
थिएटर की जो ग्रामर की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से सीख, क्या हुआ फिर वहाँ दिल्ली में? देखिए, दिल्ली जाने से पहले मुझे ये पता चल चुका था, बिकॉज 2 बार मैं जा चुका था उससे पहले भी एडमिशन के चक्कर में, कि मेरा अगर एडमिशन हो जाए पार्ट 1 में तो फिर ये तो बाबूजी वाला लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एडमिशन भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ। मई महीने में ऑफिशियली रिजल्ट आउट हो चुका था और जुलाई में हमारे हाथ में आता था रिजल्ट, और उस साल में गया तो वहां पे जून में फॉर्म सारा हो चुका था। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई आपने 1 साल इतना लेट क्यों हुआ सारी चीजें, तो वो दिक्कत थी। तो वहां पे फिर हुआ कि हाथ में जो 6,000 रुपया था, तो ये मालूम था कि उस समय 1,200 रुपया में लक्ष्मी नगर में 1 महीने का मामला हो जाता था। तो ये था कि 5 महीना मेरे पास तो टाइम है, लेकिन 5 महीने के बाद क्या। तो पहले जाते ही ये दिमाग में था कि एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे कि कमाई का सोर्स बने, ताकि मैं सर्वाइव करूं, बाबूजी से मांगना ना पड़े हमें। और चूंकि गुस्सा आता था उस समय, मतलब चिड़ भी आती थी बाबूजी पे कि बाबूजी ने मतलब सपोर्ट किए होते तो ऐसा। लेकिन अब समझ में, अब क्या, तभी दिल्ली जाने के बाद ही समझ में आया कि बाबूजी ने उसी समय, कहते हैं ना, आत्मनिर्भर कर दिया, कि मतलब उसी समय उन्होंने ऐसा एक गेयर लगा दिया कि जो तकलीफ होनी थी तो बुद्धि खुलना शुरू हो गया। तो वहां पे दिमाग ये लगाया गया कि कौन सा ऐसा नौकरी किया जाए जो मेरे जिस उद्देश्य से मैं आया हूं वो उद्देश्य हार्म ना हो। तो बहुत सारा काम हुआ, वॉचमैन का भी काम किया मैंने वहां पे। तो वॉचमैन वाले काम में समस्या आ रही थी कि नींद आने लगी थी। तो मेरा अपना एक अनुभव है, 28 दिन किया है मैंने वॉचमैन का काम। तो मेरी अपना एक बहुत ही ये है अनुभव है कि वॉचमैन का जो कॉस्ट्यूम है, ऐसा ड्रेस होता है कि उसको पहनते ही नींद आती है और मच्छर आता है। ये मेरा अपना अनुभव है कि आप जैसे ही डालोगे, जबकि मैं रात को सोने वाला आदमी नहीं हूँ, रात मुझे बहुत पसंद है, रात को जगता हूँ, लेकिन 2800 दिन मैं सोया वहां पे, पता नहीं क्यों। तो डांट भी सुना, बीच में आके अनसंट बोलते थे तो खराब लगता था वो, तो वो छोड़ दिया गया। फिर हुआ कि यार कुछ और क्या किया जाए, तो गुटखा था एक उस समय, उसका भी बेचा गया, होलसेल वाला गुटखा। वो फिर पैसा उसे नहीं दिया तो लड़ाई झगड़ा हुआ। तो बहुत सारी चीजें होते होते 2-3 महीने निकल गए इसमें। फाइनली एक समझ में आया कि कुछ एक तो ऐसा परमानेंट ढूंढना पड़ेगा जो तकलीफ ना दे। तो चूंकि दिमाग चल रहा था, तो दिमाग लगाते लगाते एक चीज आया कि एक मैगजीन वाले सेंटर में गया मैं, कि उसमें ऐड लाने का काम था, और 600 रुपया उस समय एक ऐड का मिल रहा था, कि 600 रुपया मतलब कि कमीशन हमको 600 मिल जाएगा। तो ये था कि 3 अगर ऐड में लेके आ गया तो मेरा 1800 रुपया यानी कि 1 महीने का काम खत्म हो जाएगा, और 3 ही लाना था मुझे, ये दिमाग में क्लियर हुआ। तो बुद्धि थोड़ा खुल चुका था पहले से। तो जाके जितने भी गया वहां पे भंगार के दुकान पे, वहां पे जितने भी मैगजीन थे, सारे मैगजीन को 1-1.5 किलो मैगजीन खरीद के लाया मैं, और सब में देखा कि कॉमन ऐड किसमें है, जो सब में दे रहा है। तो दरियागंज में जो दवाखानाएं होते हैं, सेक्स वाला दवाखाना होता है, उनका देखा कि सब में होता है। तो वो एक क्लियर हुआ, एक टारगेट बनाया गया, और जाके दरियागंज में जितना शक्ति, ऊर्जा और जो भी जज्बात थे सब झोंक दिया गया, और 3 क्लाइंट मैंने पकड़ लिया था। तो मेरा एक फिक्स हो गया 1.5 महीने की मेहनत के बाद कि 3 मेरे क्लाइंट थे, चौथा मैंने ढूंढा ही नहीं, और बहुत सुविधाजनक लाइफ शुरू हो गई। और उसमें यह भी ढूंढना था नौकरी में कि ऐसा कोई नौकरी मिले जो ट्रैवल कराए, ऑफिस वाला काम नहीं था, ट्रैवल करते रहे, ताकि हम नाटक भी कर पाए और ट्रैवलिंग का पैसा मिले हमें। तो इसमें ये था, तो ये था कि आराम से मुझे मिल गया। तो मुझे महीने का 1 दिन जाना होता था सिर्फ, मतलब ऑफिशियली मैं रोज घर से निकलता था, ऑफिस जाता था, उनसे ट्रैवलिंग का पैसा लेता था, फिर वहां से 20 रुपए देते थे, और 10 रुपए आने का, 10 रुपए जाने का, और 20 रुपए बहुत होता था उस समय। और तो इस तरह से एक वो सेट हो गया। तो दिन भर में अपना काम होता था, और दोपहर के बाद से जो दिल्ली में लाइब्रेरी है वहां पे मंडी हाउस में, उसमें फिर पढ़ना लिखना होता था। और शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक शंकर मार्केट है वहां पे, कैनाट प्लेस पे, वहां पे अरविंद गौड़ जो हमारे अस्मिता थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उनके साथ रिहर्सल का सिलसिला, ये मतलब एक फिट हो गया मामला। आरा में भी आप थिएटर कर रहे थे जी, दिल्ली में भी आपने अस्मिता ग्रुप के साथ थिएटर किया जी। क्या फर्क महसूस हो रहा था उस वक्त आपको? देखिए, अस्मिता ग्रुप में करने के बाद, चाहे दिल्ली में गया तो एक तो दिमाग खुला, एक तो मतलब हर चीज, तो एनएसडी था, एनएसडी का नाटक देखने के बाद लगा कि मतलब ऐसा भी होता है क्या, इस तरह की भी चीजें होती हैं क्या, और बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत नई चीजें मतलब जानने को मिला। लेकिन कुछ मतलब लगता है कि 1 साल गया होगा, तो अरविंद जी का जो कराने का पैटर्न था उसमें था कि शुरू के 1 घंटा एक्सरसाइज होता था, वॉइस एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सरसाइज। तो वो सब तो समझ में आता था कि हाँ ये सब चीजें। हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था, वो ठीक हुआ। फिर हमारा जो जेंडर के प्रॉब्लम हमारे यहाँ, वो सारी चीजें ठीक हुई वहां पे। लेकिन 1 साल के बाद मुझे ये लगा, मैं पर्सनली अभी भी मानता हूँ इस बात को,
कि यार यहाँ पे ना ये हो रहा है, मैकेनिकल सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे मशीन बनाया जा रहा है। आराम ये था कि ग्रामर नहीं था, तो ये था कि बुद्धि बहुत वर्क करता था कि जो करना है अपना अपना हमने इंजन ऑन किया और अपने दिमाग से जो समझ में आ रहा है हमें कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं कि क्या ग्रामर है। लेकिन दिल्ली में मैंने ये देखा कि ये बुद्धि को ना एकदम से लॉक कर दिया गया, जैसे मिलिट्री में होता है वैसा, कि आपको यहाँ पे 4 कदम जाना है, 6 कदम 1.5 कदम टर्न होना है, 45 डिग्री पर लाइट लेना है, एकदम से मैकेनिकल मशीन बना दिया गया। तो मुझे जो एहसास होने लगा कि इसका जो इस्तेमाल खत्म किया जा रहा है, तो वहां से एक विरोधाभास शुरू हुआ मेरा कि नहीं यार ये तो ठीक है, मुझे मतलब दिक्कत होने लगी चीजें। फिर मैं डिस्कनेक्ट होने लगा धीरे धीरे। तो ग्रुप से भी बहुत अरविंद गौड़ जी का भी होता था कि यार तुम कहाँ रहते हो, गायब रहते हो, पता नहीं कहाँ रहते हो। तो वहां भी एक बाबूजी से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ लाइफ में। उनकी एक चीजें और याद आई कि बाबूजी कहते थे कि मतलब जिसे यहाँ बोलते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाना वाले बात, कि जहाँ कुछ आंसर समझ में आए तो बेवकूफ बन के रहना चाहिए, सब काम हो जाता है। तो अरविंद जी पूछते थे कि तुम आते क्यों नहीं हो, तो चूंकि उस समय बताना जायज भी नहीं था ये और बताने की हिम्मत भी नहीं होती थी, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ थिएटर से। मैंने नहीं यार ये तो दिमाग को ही लोग बंद कर रहे हैं, तो मैकेनिकल कर रहे हैं पूरा ऐसा। तो ये मैंने एक देखा बहुत बड़ा फर्क वहां पे, और फिर मैंने थिएटर छोड़ दिया, नहीं किया। फिर थिएटर छोड़ने के बाद क्या किया फिर आपने? तभी 98 आ गया था और मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था और एनएसडी मुझे देना था। तो ये था कि एनएसडी में जाएंगे, और एनएसडी मुझे इसलिए नहीं जाना था कि मुझे थिएटर सीखना था या एक्टिंग सीखनी थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मेरा बचपना बहुत खराब गया है। चौथे क्लास में था मैं, तो मेरी एक मौसी थी, वो हमेशा बोलती थी कि तुमसे ज्यादा बदसूरत लड़का हमारे खानदान में कोई पैदा नहीं हुआ। तो चौथे क्लास के एक लड़का के दिमाग में बात बैठ गई थी। तो मैंने अपने आप को चौथे क्लास से ही समझने लगा था कि मैं दुनिया का सबसे बदसूरत लड़का हूं, और छोटा था, छोटी दिमाग थी, और ये 10th क्लास तक चला है। तो 6ठे क्लास तक में मैं सर्च में था कि मेरा कौन सा पार्ट है जो मुझे बदसूरत बना रहा है। तो 6ठे क्लास में मुझे पता चला कि मेरा जो नाक है वो खराब है, इसीलिए मैं बदसूरत हूं। तो इस तरह से रहना, ऐसे लोगों से बात करना, ये समझ में आने लगा। किसी से कुछ कह नहीं पाता था मैं, कि मतलब कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, हीन भावना में, कॉम्प्लेक्स में जीने लगा, और घर में रहते हुए मैं डिस्कनेक्ट हो गया। सब होता था लेकिन किसी से कुछ कहना ही मैंने छोड़ दिया। मुझे लगता था कि कहूंगा तो वो मना कर देंगे, और ऐसा होता भी था। कोइंसिडेंटली क्या है जो भी, कि अम्मा, मेरी जो माँ थी, उनसे अम्मा से कहा कि अम्मा थोड़ा कुछ मेरे लिए भुजिया बना दो ना, ऐसा। तो बोलते थे क्या चल बाद में। तो वो लग जाता था कि अच्छा मैंने कहा तो अम्मा ने नहीं किया, भैया कहते हैं तो बना देती है। तो इस तरह का जो एक हीन भावना की जो बात होती है, तो 10वें क्लास तक मेरे दिमाग में मैं ऐसे ही रहा। उसके बाद जो बताया था शुरू मैंने कि नाटक में डाला उन लोगों ने, जब मैंने वहां पे शो किया तो एक कमाल का फील था परफॉर्मेंस करने के बाद। वो जिंदगी में पहली बार ऐसे फील था कि मतलब कुछ अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पूरी बचपन मेरी खराब गई थी, इसलिए इतना जिद्दी रहा मैं और इतना विद्रोही बन गया। तो मुझे हॉस्टल लाइफ में जीने का बहुत मन था कि एक हॉस्टल लाइफ जिया जाए। तो पूरी स्कूल मेरा बचपना तो निकल गया, जा नहीं पाया मैं। तो एनएसडी जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरा ये था कि मुझे हॉस्टल लाइफ जीने का मौका मिला, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन हुआ नहीं। एफटीआई उस समय एक्टिंग का कोर्स बंद था, तो इधर शुरू हुआ 10-12 साल से। तो एक एनएसडी बचा हुआ था, तो ये था कि मेरा एडमिशन हो जाए तो मैं 3 साल हॉस्टल में रहूंगा। लेकिन वहां भी मेरा एडमिशन नहीं हो पाया 98 में। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 96, 95, 96 और 97 में कंटिन्यूसली 3 साल 18 सीट 20 सीट जो एनएसडी का होता है, उसमें से 6, 7 और 5 ऐसा करके हर साल बिहारियों का हुआ था। और राम गोपाल बजाज साहब थे वहां पर डायरेक्टर उस समय। तो बहुत विरोध हुआ था दिल्ली में। दिल्ली के जो लोकल लड़के थे उन लोगों ने बहुत विरोध किया कि भाई बिहारी डायरेक्टर है तो बिहारी लड़कों को ही एडमिशन ले रहे हैं। वो बहुत विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि 30 हजारी कोर्ट में केस भी गया था 98 में। तो उस समय उस साल जितने भी बिहारी एप्लीकेशंस थे उसको छाट दिया। तो मुझे मौका ही नहीं मिला देने के लिए, क्या नाम है, एग्जामिनेशन देने का मौका ही नहीं मिला। और ये बात इतनी दिल पर लगी क्योंकि इतना मैं सेंसिटिव था और इन सारी चीजों से गुजर के आया था कि मुझे लगा कि अब जीवन में बचा क्या है, अब तो मैं क्या करूंगा। फिर घर जाऊंगा, घर के लोग ताने मारेंगे, वही सारी चीजें जो मारते हैं लोग, सारे लोग, सामाजिक हत्या हो जाएगी बोल बोल के लोग हीरो बनेगी रान, हीरो बनेगी रान, इस तरह की बातें। तो बहुत दुखी टाइप का मन हुआ और मतलब बड़ा कहते हुए अजीब लग रहा है, बट उस समय लगा कि अब जी के क्या करेंगे। और सुसाइड करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि, क्योंकि लगा अब क्या किया जाए, एनएसडी में तो होगा ही नहीं, तो अब कहाँ जाऊंगा मैं, अब वापस जाना पड़ेगा ना, वापस तो जाऊंगा नहीं। तो सुसाइड वगैरह की भी प्लानिंग हुई और मतलब दिमाग में चल रही थी सुसाइड तो करना ही करना है।
तो दिल्ली में बस अड्डा है दरियागंज में। तो अभी भी तो अब खैर बहुत बड़ा हो गया, उस समय भी बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी उस समय। तो वो दिमाग में मेरे ख्याल यही आया ना कि बहुत चौड़ी सी सड़क है, एक बार ग्रीन सिग्नल होता है ना तो बहुत सारी लॉरियां निकलती हैं वहां से धर 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 ऐसा करके। तो सबसे आसान है कि आराम से वहां पे खड़े रहो, जैसे ग्रीन सिग्नल हो घुस जाओ। ये दिमाग में मेरी बात चल रही थी और मैं निकला वहां से, रात में पहुंच चुका था 12 साढ़े 12 बजे कि अब किया जाएगा कार्यक्रम, और दिमाग में एकदम क्लियर था कि कार्यक्रम करना है, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन क्या हुआ था कि मतलब थे वहां पे, चाय वगैरह थी, सोचा दिमाग में कि थोड़ा सिगरेट भी पी लिया जाए, लास्ट सिगरेट जिंदगी का, लास्ट चाय जिंदगी का, इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। तो सिग्नल रेड था वहां पे, और एक आदमी, जैसे हम यहाँ बैठे हुए सामने ही सिग्नल इतनी दूर पे, तो एक आदमी था वहां पे, वो ना उसको क्रॉस करना था और बार बार मतलब अपना वो गेसिंग कर रहा था कि मतलब ऐसे 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 जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, इस टाइप में चल रहा था। और जब उसका मामला हुआ कि जैसे ही उसने लगा कि क्रॉस करूं मैं, वो जैसे ही घुसा वैसे ही सिग्नल हुआ ग्रीन और वो सामने उड़ गया। तो सामने मतलब उड़ गया पूरे ट्रक ने उसको धक्का मार दिया, गिर गया और वहीं पर मर गया वो। तो देखने के बाद जो स्थिति थी वो मतलब समझ भी नहीं आया कि क्या किया जाए। सामने एक आदमी, मतलब ऐसा लगा कि मैं ही था। वो बहुत डर गया देख के, उनको बहुत ज्यादा डर गया। फिर वो सारी चीजें दिमाग से निकल गई और फिर हुआ कि अब क्या किया जाए, बहुत उठापटक लाइफ में था। तो उसी दौरान एक चीज मुझे समझ में आई कि शिक्षा के महत्व के बारे में पता नहीं मुझे कहां से बात उस समय आ गई। मुझे लगा कि मैं तो बहुत शिक्षित परिवार से हूँ, मेरे घर में सारे टीचर्स और प्रोफेसर्स ही हैं, और तभी भी मुझे दिल्ली जाने के बाद लगा कि मुझे और शिक्षित होना चाहिए था, मुझे और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, व्यवहारिक ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी था। इस तरह की बहुत सारी चीजें समझ में आई। तो मैंने उस समय फिर डिसाइड किया, दिमाग में जो चीज आई थी, और मैं बहुत आजाद था, मुझे कोई बोलने वाला था नहीं, बिकॉज बाबूजी के जो कंडीशंस थे वो मुझे बोल नहीं सकते थे कि तुमको करना क्या है लाइफ में। तो उस समय मुझे ये समझ में आया कि अब तो एनएसडी में होगा नहीं मेरा, और बाकी यहाँ जो थिएटर कराया जा रही है तो मजदूरा बना रहे हैं, खाली दिमाग भ्रष्ट कर रहे हैं लोग। तो क्या किया जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने लेवल पे नुक्कड़ करूंगा नाटक, और उन जगहों पे जाऊंगा जहां पे स्कूल्स नहीं पहुंचे अभी तक। जहां स्कूल है तो ये हाल है, जहां पे स्कूल्स नहीं है उन जगहों का क्या हाल चीज होगा। और उसमें एक दूसरा ये था कि मुझे गर्मी पसंद नहीं है बिल्कुल, ठंड बहुत पसंद है। तो ये था कि गर्म प्रदेश में नहीं जाना है, वो इमोशन अपनी जगह है, नहीं जाना है। तो एक मोटा मोटी फाइनल ये हो गया था कि किसी भी एक जगह जहां दिल करे, किसी गांव में जाना है, और वहां पे जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ रह के ऐसा नाटक ही लिखा जाएगा, इस नाटक में ही पढ़ने लगेंगे वो। और मुझे कोई जल्दी तो थी नहीं कि कहीं लौटना है, नहीं क्या जाना है। तो इस तरह का एक माइंड मैंने बनाया कि जाऊंगा किसी जगह, खाना बनाना जानता हूं मैं, क्योंकि बचपन में जो कटा, जो बताया मैं कट गया था, तो कटने में क्या हुआ कि हर चीज मैं खुद करने लगा। तो सिलाई, कढ़ाई, धुलना, खाना बनाना सब मैं करता हूँ बचपन से ही, आज भी करता हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ सारी चीजों को। तो मुझे पता था कि वो सब कुछ समस्या नहीं होगी। और पूरा प्लान ये बनाया कि 3 महीना कुछ मुंबई में, दिल्ली में ऐसा कुछ काम करना है मुझे, ताकि सोर्स ऑफ कुछ इनकम हो, और बाकी के 9 महीना मुझे गांव में जाना है, उन जगहों पे जाना है, और जब तक उनको नाम लिखवाना मतलब शुरू ना करवा दूं तब तक उनसे रिहर्सल कराना है। और नाटक इस तरह का लिखा ही गया था कि गांव है, उसमें लड़के आएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे, तो रिहर्सल में उनको पढ़ा के नाम लिखवा दूंगा। ये एक ट्रिक था सारा। तो ये सब प्लानिंग चली रही थी, 98 की बात है। तो इसी बीच में भारत का ये था 50वीं वर्षगांठ, आजादी के 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था, और भारत सरकार द्वारा एक नाटक किया गया था दिल्ली में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन की तरफ से। तो जी, आपने कहा कि एनएसडी में एडमिशन नहीं मिला तो आपको आत्महत्या करने की बात आई दिमाग में। जी, आप साइकोलॉजी जानते थे, पढ़ते थे, जी, और कहा जाता है जो साइकोलॉजी का जानकार होता है, समझदार होता है, वो इस ढंग के कदम नहीं उठाता। हाँ। फिर आपके दिमाग में क्यों आई बात? तो समझदार थे सर, तो उस समय लगता था कि समझदार थे। अगर आज मैं समझूं तो वो मेरी समझदारी नहीं थी, मैं 12th क्लास का एक लड़का ही था, तो उतनी कोई साइकोलॉजी की समझ नहीं थी। साइकोलॉजी की जो समझ थी वो किताबी ज्ञान थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब मतलब आज के डेट में हम लोग आगे बात करेंगे, मैं सोशली बहुत चीजों से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे लगता है कि अब तक के 7-8 साल की मेरी जर्नी में 40-45 लोगों को सुसाइड करने से मैंने खुद बचा लिया है। तो मतलब जो समझदारी की बात हो रही है, अब मुझे लगता है कि अब समझदारी वो है। उस समय मैं भी बच्चा ही था, तो नहीं थी समझ। चलिए, तो दिल्ली में भी राह कैसे बदली? जी, तो उसके बाद वही चीज हुई कि मैं तो तलाश में था ही, कि मुझे क्लियर हो चुका था करना क्या है।
तो मैं तलाश में था कि एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मुझे हो, रास्ता मिले जहां से पैसा आए, बाकी मैं अपना 9 महीना काम करूँगा। तब तक ये आ गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक नाटक है जिसका नाम था समर यात्रा, और इसमें कहानी थी 1857 से लेकर 1947 तक की पूरी समर यात्रा की कहानी थी। तो उसमें पेपर में आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, हमने देखा तो ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड के 3 कैटेगरी था उसमें, और पर शो 5000 था ए ग्रेड के एक्टर का, बी ग्रेड का था 3000 और सी ग्रेड का था 2000। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया कि बॉस अगर इसमें हो गया तो ये तगड़ा चीज है। और सप्ताह में 1 महीने का रिहर्सल और एवरी मंथ 5 शोज होते थे। तो ये लगा पूरा प्रॉपर था कि 35,000 रुपया बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी उस समय के लिए। तो जाके ट्रायल दिया गया वहां पे। मुकेश छाबरा जो है कास्टिंग डायरेक्टर आज के डेट में, वो मुकेश से भी मेरी मुलाकात हुई थी, हमारी दोस्ती मुकेश की वहीं हुई थी, क्योंकि उस नाटक में मुकेश भी थे साथ में। तो ए ग्रेड में हो गया, क्योंकि एक्टर ठीक थे, हम लोग मेहनती थे और ठीक ठाक थे एक्टर। तो ए ग्रेड में हो गया, और पहला शो हुआ श्री फोर्ड ऑडिटोरियम में दिल्ली में, और महीने का 35,000 रुपया आया। बहुत बड़ी रकम थी, जहां 1600-1300 में काम चल जाता था, वहां पे 35,000। तो चला मामला। तो 1 साल पूरा गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट में हम लोग पूरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया घूमते रहे। तो एक बहुत ह्यूज मनी भी कमाए, बहुत दुनिया एक्सप्लोर भी हुआ, बहुत सारे दोस्त भी बने। और इसी में एक और भी बहुत कमाल का इंसिडेंस हुआ कि शोज करते 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 गोवा में भी शो हुआ हमारा। अच्छा, बेसिक उनका क्या होता था कि 20-25 उसमें कुछ 200-250 कैरेक्टर्स थे नाटक में पूरे, तो 7 स्टेज बनता था उसमें, और 200-250 कैरेक्टर्स होते थे, पूरी सारी कहानियां थी। तो दिल्ली से बाहर जहां जहां हम लोगों ने शो किया उसमें ये था कि 20-25 दिल्ली के एक्टर हम लोग होते थे, और बाकी लोकल एक्टर होते थे जिस शहर में हमारा होता था। अहमदाबाद हुआ, नैनीताल हुआ, साउथ में हुआ, बहुत जगह हुआ, गोवा भी हुआ उसी में। तो गोवा भी हम लोग गए। तो गोवा में क्या था कि 20-25 हम लोग थे दिल्ली वाले, और बाकी जो लोकल आर्टिस्ट थे वहां पे। तो वहां पे एक लोकल लड़की मिल गई हमको, दोस्त बन गई हमारी, लोकल आर्टिस्ट जो थी, और रिहर्सल के दौरान उनसे दोस्ती बढ़ गई, और आज मेरी वाइफ है वो। अच्छा, हाँ, ये आज 23 साल मेरे शादी को हो गए, ये 98 की बात है। तो प्यार मोहब्बत हो गया उनसे, क्योंकि तो गोवा में। तो ये एक चीज और पीछे बताना भूल गया मैं, जब घर से मैं निकला था, क्योंकि मेरा बचपना बहुत खराब गया था, तो बहुत मैं क्लियर था कि मुझे मुंबई कभी नहीं जाना है और मुझे फिल्म में काम नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि मेरा बचपना खराब हो चुका है। तो मुझे क्लियर ये था कि मुझे शाहरुख खान बनने के लिए अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी है। तो मेरे लिए लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज भी मेरे लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो घर से जब मैं निकला था, तो अभी भी मैं वैसा ही हूं, कुछ बनने के लिए नहीं निकला था। तब चूंकि बचपन से मैंने अपने मन का काम किया ही नहीं, तो ये था कि मेरा जो दिल करेगा वो सारा काम करूंगा मैं। तो कुछ अपने दिल का काम करने के लिए निकला था वहां से। तो उसी में एक चीज और क्लियर था, बहुत मैच्योर था मैं उस टाइम पे। बाबूजी ने नकेल कस दिया ना, उन्होंने बहुत मैच्योरिटी आ गया उसी एज में। तो दिल्ली मुंबई नहीं आना था कभी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है और आगे की पूरी जिंदगी मुझे बर्बाद नहीं करनी थी, ये क्लियर था। लेकिन गोवा का जो मैंने बताया, अब इतने जो नीरस जिंदगी में मेरे एक प्यार आया, तो उसको भी नहीं छोड़ना था। और एक अच्छी बातचीत हुई उनसे, मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा मेरे मन में कुछ बात आ रही है, अगर आप मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं शादी करना चाहता हूँ, अगर आप भी करना चाहते हैं तो ठीक है, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। मतलब इस तरह की उनसे बात हुई। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, पता नहीं, मैं बाबा से पूछ के बताती हूँ। और इंगेजमेंट हो गया था, बहुत फिल्मी कहानी है ये, उनका इंगेजमेंट हो चुका था। जैसे दिलवाले दुल्हनिया फिल्म है, उसमें जो अमरीश पुरी और काजोल वाला जो सीन है कि उसकी शादी उदी करने की बात कर रहे हैं, और लेकिन वो कहते हैं कि बाबूजी हम एक बार दुनिया देखना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि जा सिमरन, जा घूम के जिंदगी अपना देख ले। वही हाल यहाँ था मेरी वाइफ का। इनका एंगेजमेंट हो चुका था, उनका एंगेजमेंट लगभग हो चुका था वहां पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट आया था, तो बहुत रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट था। तो इनका मन था मेरी वाइफ का कि डांस का शौक था उनको, वो कोई आर्टिस्ट नहीं है, डांस का शौक था उनको। तो उन्होंने बोला बाबा से कि बाबा डांस का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो मैं जाऊं। तो उनको बोला कि जाओ, शादी हो ही रही है, जा। तो शादी आ गई वहां पे वो, और मुलाकात हमसे हो गई। फिर मतलब हमारे बीच तो चलो अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, बाबा से बात करूंगी। तो मैंने कहा कि बाबा से बात कब करेंगे आप? अच्छा, मैं तब बहुत ज्यादा चूंकि चेंज ओवर हो गया था, मुझे लगा कि जो चीज हो जाए फटाफट होना, क्या मतलब कल क्यों बात होगी, बात आज है तो आज खत्म करो, क्योंकि एक चैप्टर खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा। या उम्र का एहसास था? हाँ, उम्र का भी एहसास कर सकते हैं। उम्र क्या था, 22 साल था उम्र उसमें, ठीक है। तो वो भी था एक।
तो वो बोले कि नहीं नहीं, मैं नहीं चलते हैं बात करते हैं। तो मैं मतलब वहीं से वहीं चला गया। मैं हम लोग पंजिम में नाटक हो रहा था और मडगांव में उनका घर है, लेकिन वहां गया तो फिर अलग तरह के मामला। वो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिर बाबा साहब को प्रॉपर आके बात करना पड़ेगा सारी चीजें। तो वहां से जो गोवा से जो लौट के दिल्ली गया तो पूरा सिनेरियो सब चेंज हो गया। कई गाँव सब भूल गया मैं, कोई बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब भूल गया मैं, कोई दिमाग में नहीं था। अब ये था कि बस मुझे वही जो प्यार वाली, मतलब उस तरह का फील था ना जैसा वो नाटक में मुझे पहली बार फील हुआ था कॉलेज में ऑडिशन देते हुए। तो दिल्ली से गोवा सर बहुत दूर था और पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन दूर था तो दिमाग में मतलब विचार से हम लोग फ्लाइट वाले नहीं थे उस समय। मतलब कभी दिमाग में आता नहीं था कि जहाज पकड़ के चला जाऊंगा। तो दिमाग नहीं रहता था कि यार कल को ये बोलेंगे कुछ कि इनकी शादी उदी होने जा रही है, तो मैं दिल्ली से निकलूंगा, जब तक मध्य प्रदेश पहुंचूंगा, भोपाल क्रॉस करूँ, तब तक इनकी विदाई हो जाएगी। तो ये सोच के सर मुंबई शिफ्ट हो गया मैं, और मैं मुंबई में 1.5 साल सिर्फ एवरी मंथ में गोवा गया हूँ। और उनके पिताजी से जाकर मिलता था, उनको बोलता था कि मुझे तो आपकी बेटी शादी करनी है, जब आप कहेंगे तो ही शादी होगी। और लालू जी का चरम पे था उस समय, तो वो चीज बहुत झेलना पड़ा था मुझे। वो लोग मतलब मेरे ससुर जो थे, गोवा के लोग बहुत शांत होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। तो वो मुझे बार बार यही बोलते थे कि तू मेरी बेटी को लेके जाएगा, तू उधर काट के फेंक देगा तो मैं किधर ढूंढेगा। तो मैं बोलूंगा मैं क्यों काटूंगा, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि लालू जी का जो आतंक था और जो बिहार के जो किडनैपिंग हो रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, टीचर को मारो, सारी चीजें वही चल रही थी। और जैसे आज के डेट में क्राइम पेट्रोल है, उस समय भंवर आता था। तो भंवर आप देखे होंगे, तो भंवर में 90% कहानी यूपी और बिहार की कहानियां होती थी और एक भी अच्छी होती नहीं थी। तो भंवर का भी प्रभाव था, लालू जी का भी प्रभाव था कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब उनको डर था मतलब कहाँ बिहारी सारे लोग, मतलब मारने वाले लोग। मेरे ससुर तो बोलते थे कि आप लोग पता नहीं कैसा, तुम लोग पता नहीं कैसा चलता है अपने शहर में, तुम लोग कैसा गोली से बचा लेता है। मतलब उनका ऐसा था ना कि अगर उनके विजन को बताया मैं तो ऐसा लगता था जैसे गोलियां चल रही है, और हम लोग बहुत एक्सपीरियंस आदमी है कि हमको पता है कि ऐसे चलेंगे हम लोग तो बच जाएंगे। वो उनको तो नहीं पता है, तो मेरी बेटी मारी जाएगी। तो 2 साल मुझे लगा उनको कन्विंस करने में। मतलब वो तो 5-6-7वें बार में जब गया तो मेरे से भागते थे वो, मैं उनको ढूंढता था गोवा में कहाँ भाग गए हूँ, कि मैंने ठीक है। फिर वो थक गए थे बेचारे, थकने के बाद में थक गए, मतलब उनको लगा कि यार 1.5 साल से आ रहा है लड़का, तो अब इसको हाँ कह देना चाहिए। तो 1.5 साल के बाद उन्होंने हाँ कहा कि ठीक है, तब वो रेडी हो गए। एक पक्ष तो हो गया, दूसरा पक्ष था मेरे घर वाले का, वो भी रेडी नहीं हुए। वो 1 साल वहां भी लगा। बाबूजी का भी अलग, मतलब उनका अपना ये था कि भाई बाबूजी मेरे बहुत महान आदमी है, उनके लाइन ऐसे थे कि हम काट नहीं सकते थे। वो कह रहे थे कि चलते रास्ते प्यार हो जाता है, ये क्या मतलब है, हम हो गया तो हो गया। तो इस तरह से 1.5 साल मेरा शुरू के मुंबई में ये था कि सिर्फ मैं आया था गोवा जाने के लिए, मुझे मुंबई नहीं रहना था, ना किसी से काम करना। फिर हमारी शादी हुई, बॉम्बे में ही मेरी शादी हुई 2001 में। और तब से मैंने वाइफ को फिर बोला कि चलते हैं हम लोग, जहां निकलना है। तो उन्होंने बोला कि चलते हैं ऐसा। उनको बॉम्बे बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि 1 साल मुंबई में रहते हैं, फिर चलेंगे हम लोग। क्योंकि बातचीत हमारी हो गई थी और हमारे विचार मिले थे, इसलिए शादी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब खूबसूरत है बहुत ज्यादा, या एक मन का विचार मिला था जो मैं करना चाह रहा था, वो मेरे साथ और एग्री थी उस पर कि हम लोग बच्चों के साथ जाकर नाटक करेंगे, सारी चीजें। तो विचार मिला था हमारा, तो उसको नहीं छोड़ना था। तो 1 साल हम लोग रहे यहाँ पे, क्योंकि उनका मन था कि मुंबई में रहे। तो भाई हम जिसको पसंद कर रहे हैं उसका मन वो तो मानना पड़ेगा, ऐसा मामला था। तो आपने शादी तो कर ली, लेकिन नाम हम तो अभी तक नहीं बताया आपने। हाँ, और वो करते क्या है आप? हाँ बताया। तो मतलब वो कहते रह गई कि मतलब 1 साल के बाद हम लोग जाएंगे, लेकिन वो साल अभी तक नहीं आ पाया, हम लोग यही रहेंगे। उनका नाम सीमा मुरास्कर है, और वो वहाँ पे अकाउंटेंट थी, वहाँ पे गोवा में अकाउंट्स पढ़ती थी वो। मुंबई आने के बाद चूंकि यहाँ पे आए, तो मेरे पास जो दिल्ली से मैंने पैसा जो कमाया था नाटक उटक करके, अच्छा खासा पैसा था, 1-1.5 साल तो निकल गया। उसके बाद पैसे खत्म हो गए, तो हुआ कि कुछ करना है। तो उनका ये था कि क्या जॉब की है, तो उनका ये था कि मतलब तुम टेंशन मत लो, आज भी मतलब मैं अभी भी कहूँगा जहाँ भी हूँ मैं, जिस तरह से टिका हुआ हूँ, मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी वही है, तो ही मैं आज कुछ भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि घर का खर्चा और सारी चीज का टेंशन तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा काम होगा, तुमने जो सपना देखा है तुम करो, बाकी मैं देखती हूँ। तो नौकरियां ढूंढने, छोटी छोटी नौकरियां हुआ, कहीं पर रिसेप्शन का काम किया उन्होंने, मारुति शोरूम में, यहाँ वहाँ। चूंकि गोवा से थी तो उनकी लैंग्वेज अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी उनकी शुरू से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ मैंने भी, अब चूंकि रहना पड़ा यहाँ पे,
पैसे खत्म हो गए, तो अब ये था कि भाई कहाँ से पैसे आएंगे। तो जो मुझे नहीं करना था वो करना शुरू करना पड़ा। फिर रिहर्सल के लिए भागना, सीरियल वगैरह पकड़ लिया मैंने। उस समय हकीकत एक सीरियल आता था जिसको भट्ट साहब एंकरिंग करते थे, क्राइम पेट्रोल जैसा ही होता था। तो वो किया। तो उसी में दौरान कुछ दोस्त बने, लोग बंगाली मेरे दोस्त बने। तो उनकी एक कोई दोस्त थी, माया दीदी थी, वो कॉस्ट्यूम करती थी। तो एक हम लोगों ने जो विचार किया अपना कि भाई कॉस्ट्यूम में इनको इंटरेस्ट भी था मेरी वाइफ को, और सही भी था वो। तो उन्होंने कॉस्ट्यूम में उनको ज्वाइन किया। तो एक दो प्रोजेक्ट यहाँ पे किया, बाद में फॉरन दो प्रोजेक्ट उन्होंने किया एज ए असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर। फिर उसको छोड़ा गया। तो फिर हुआ कि अब क्या काम किया जाए। तब तक भी मेरा कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रहा था। तो इसी बीच उस कॉस्ट्यूम में से ही किसी लोगों ने ऐसा बोला कि ये अनुराग कश्यप का डायरेक्टर हैं, और ये बात हो रही है देवडी से पहले की। अच्छा। तो तभी अनुराग कश्यप नहीं थे। तो उनके यहाँ एक रिसेप्शन की जरूरत है, रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, तो तुम वहां पे करो, और बहुत अच्छा है वो आदमी, कुछ बोलता नहीं है, खुद नहीं आता ऑफिस में, तो टेंशन नहीं है, इस तरह का बताया गया कि प्रेशर नहीं है। तो इन्होंने ज्वाइन किया था अनुराग कश्यप जी को। तो ये कुछ 2006-7 में ज्वाइन किया था मेरी वाइफ ने, और 10 तक साथ में उनके रही थी। तो ये उन्होंने काम किया। उसके बाद से फिर 2010 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आया। तो वासेपुर शुरू होने से पहले उन्होंने वहाँ पे जॉब छोड़ दिया। उसके बाद से अभी घर पे ही हैं वो, और उनका जैसे फिलॉसफी मेरे लिए था कि भाई तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वैसे ही उन्होंने ये कहा कि हमको टाइम पे बच्चा होना चाहिए। और मैं भी चाहता था, बिकॉज लाइफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। जो मेरे हाथ में वो मैं टाइम पे कम से कम कर लूँ। तो आज मेरा बेटा 19 साल का बेटा है मेरा, जो 2nd ईयर में पढ़ रहा है। तो हमने टाइम पे, मतलब 29 साल की उम्र में मैं बाप बन चुका था। तो जब 3 या 4 साल का जब हुआ वो 4 साल का, तो फिर मेरी वाइफ ने बोला कि देखो, जैसे तुम्हारे लिए मेरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बेटे के लिए है। तो अब तुमको जो करना है करो, अब मैं पूरा टाइम 12th तक इसके साथ ही रहूँगी। फिर उसके पढ़ाई पर पूरा उन्होंने ध्यान दिया। फिर मेरा अपना एक स्ट्रगल शुरू हुआ। अब वापस अभी मेरा बेटा चला गया है 2nd ईयर में। अब पिछले साल से मेरी वाइफ वापस कॉस्ट्यूम में काम करने लगी हैं। तो मेरे ही जानने वाले जो दोस्त होते हैं वहीं पे काम करते हैं कॉस्ट्यूम में। बट फाइनली उनका ये है कि गोवा में भी नेक्स्ट ईयर शायद हम लोग गोवा में सेट कर जाएंगे वापस, और वहाँ बुटीक शुरू किया है। तो ये समर यात्रा जर्नी वाली यात्रा जो थी आपकी, अलग अलग जगहों पे गए, जी। क्या सीखा उस वक्त? क्योंकि अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग कल्चर, भाषा और अलग अलग सोच वाले लोग मिले होंगे, जी। तो वो क्या सीख रहे थे जो आज काम आ रहा है आपको? सर सच्चाई बताए तो बहुत कुछ नहीं सीख पाए उस समय। ये एक मैनेजमेंट सब समझ में आया, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा दिमाग प्यार में था, क्योंकि वो भी थी उस नाटक में। तो प्यार में दिमाग लगाता था, बाकी कुछ समझ में आता नहीं था। तो लेकिन एक मैनेजमेंट समझ में आया कि चूंकि उनसे प्यार हुआ था और वो भी वहीं थी, मतलब उसी टीम में थी, तो समस्याएं तो होती थी। तो उसको कैसे मैनेज करना होता था कि सब ठीक भी रहे, किसी को पता भी ना चले, और पता से समस्या नहीं थी, हार्म ना हो, इमेज खराब ना हो। तो एक मैनेजमेंट मैंने बहुत मुझे लगा कि यही कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट सीखा मैंने। आज बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे स्टेट में दोस्त हैं सारे लोग। एक मैनेजमेंट समझ में आया जो पहले नहीं था, कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना, डिप्लोमेसी क्या होती है, कैसे होना चाहिए, ये सीखा। जब आपने सोचा कि अब फिल्मों में काम करना है, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, तो वो स्ट्रगल क्या रहा? पहला काम कहाँ मिला, कैसे मिला? उसमें पहला काम मतलब ये था कि अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो काम तो मिलता ही था। छोटे छोटे एक दिन 2 दिन के काम मिलते थे। और उस समय समझ में आता था कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं काम पाने के चक्कर में, क्योंकि उस समय फोटो एक 8 रुपये का, एक 7 या 8 रुपये का एक कॉपी फोटो होता था। और एक जज्बात होता ही था हर आदमी में, हर यंग में होता है कि जब घर से आज निकलूंगा, अभी तो खैर ऑनलाइन हो गया है, कि घर से आज निकलूंगा तो कम से कम 6 जगह घूम के आऊँगा। तो 6 जगह जाने का मतलब होता है कि कम से कम 4 या 5 फोटो ले लेते थे। यानी कि मतलब 35-40 रुपए का एक जगह फोटो जा रहा था, तो रोज 200 रुपए का 150 रुपए का फोटो चला जाता था। तो ये खर्चा ज्यादा होता था। तो फिर धीरे धीरे तक नहीं यार, हर जगह नहीं जाना, फिर एक फोटो देना शुरू किए। तो 1 दिन 2 दिन का काम उससे मिलता था। फिर फाइनली एक पुलकेश भौमिक हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनका एक सीरियल था संपत एंड संपत जी के लिए, बड़ा सीरियल था। और उनके ससुर नहीं, उनके जो ये थे जीजा जी थे, वो थे सुजीत सेन, जो कि महेश भट्ट की जितनी फिल्में हैं शुरू की, सबके राइटर्स हैं वो। तो उसकी वजह से उनसे मतलब एक बंगाली ग्रुप में एंट्री हुआ, और उस सीरियल में बड़ा रोल था मेरा। कुमुद मिश्रा भी थे उसमें,
रूबी भाटिया भी थी, बहुत सारे लोग थे। तो एक बड़ा ब्रेक था वो, तो वहां से एक काम मिला, तो फिर सीरियल में मिलता रहा, काम मिलने लगा। लेकिन कभी मन, चूंकि अब रहने लगे यहाँ पे, तो फिर अब ये समझ में आ गया कि ये जाने वाली तो है नहीं मेरी वाइफ जो है, और रहना पड़ेगा। और उनका जो मन है वो आज भी मेरा मन था, है, कल भी मन था मेरा। तो फिर हुआ कि अब तो रहना है तो करना पड़ेगा काम। तो फिर ये हुआ कि जब करना ही है तो मन का काम कर, क्योंकि मन के काम के लिए निकला था, तो फिल्म करना है। सीरियल लेकिन मैं करता रहा, छोटा मोटा 2 दिन, मतलब एक होता है ना कि किसी को मिले कि 5 दिन का काम, तो लगता है कि अरे साला अभी भी मुझे 5 दिन का ही काम मिल रहा है। लेकिन मैं बहुत खुश होता था कि मुझे 5 ही दिन का काम मिल रहा है, क्योंकि मैंने वही फिलॉसफी अपनाया था जो दिल्ली में था कि मुझे 3 ही ऐड लाना है। तो सीरियल में मुझे उतना ही काम करना है जितना कि मेरे घर का खर्चा चले, और बाकी समय मुझे देना है सिनेमा के लिए। तो ये यहाँ भी लागू हुआ। फिर बुलेट करके एक फिल्म थी, 1-2 छोटे मोटे बहुत सारी फिल्म हुई, बट होते एक समय फिर आया 2008 के आसपास, 2008 के पास एकदम से, मतलब वो जो अंदर की बात थी, बोला कि नहीं यार अब नहीं रहना है, सब नहीं करना है, ये सब रहना है, वो है नहीं यहाँ पे, शहर छोड़ो, निकलो यहाँ से, मतलब उस तरह की चीजें हुई। क्योंकि दिमाग में ये था कि एक्टिंग करना, मतलब एक्टिंग छोड़ के इस शहर में रहना मुश्किल काम है, मतलब किसी और शहर में रह सकता आदमी। तो बहुत उठापटक हुआ, वाइफ से मैंने बोला कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा हम लोग को, बिकॉज अब यहाँ नहीं रहना, एक्टिंग तो करना है नहीं मुझे, साला रोजमर्रा आदमी यार। और एक्टिंग के अलावा मैं कुछ और कर सकता नहीं था। एक्टिंग के अलावा मेरे पास एक बहुत बड़ा हुनर तभी भी था और आज भी है कि मैं खाना बहुत तगड़ा बनाता हूँ, क्योंकि बचपन से मैं बनाता था। और बाद में मेरा, मतलब आज भी या तो मैं कैमरे के सामने ज्यादा रहता हूँ, नहीं तो मैं किचन में ज्यादा रहता हूँ। वो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा प्लेस है और एक्सपेरिमेंट होता है। तो उस समय फिर से मेरी और मेरी वाइफ के बीच में एक अच्छी बातचीत हुई, समझदारी वाली बातचीत हुई कि यहाँ से निकलते हैं हम। तो मैं अपने शहर नहीं लौट सकता था आरा, क्योंकि सामाजिक हत्या हो जाती वापस। क्योंकि लोगों को पता था कि वही अपना गए थे, मतलब ताने मार मार के मार देते वो लोग। गोवा मेरा ससुराल था, तो ये था कि गोवा ससुराल भी है तो कोई जानता तो है नहीं, और गोवा से बेहतर जगह क्या हो सकती है। तो ये प्लानिंग हुआ कि गोवा में एक रेस्टोरेंट खोला जाएगा। तो मैंने वाइफ से ये किया कि ये भी 6 महीने का टाइम लिया कि 6 महीने में मैं, अच्छा मेरा चूंकि लव मैरिज हुआ था, सब था, लेकिन सपोर्ट कहीं से नहीं था। मतलब बाबूजी घर वालों के राजी से ही हुआ, सब लोग आए भी थे, लेकिन मतलब मन से कभी आज भी नहीं है, ऐसा है मामला। तो वो बहुत क्लियर था कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा और मुझे लेना भी नहीं था। तो थोड़ा सा हमेशा वीक तो रहते थे फाइनेंशियली। तो ये था कि 6 महीने का टाइम लिया, मैंने बोला कि 6 महीने का टाइम लेता हूँ, 6 महीने में कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और गोवा में चल के वहाँ पे जो भी जितना पैसा होगा वैसा ही एक ढाबा होगा, रेस्टोरेंट होगा, ठेला होगा, पता नहीं जो भी होगा, बट निकलना है यहाँ पे। और मुझे बिलीव था कि हो जाएगा, और बिलीव ज्यादा ये था कि मुझे वो काम करना है कि मुझे हमेशा पसंद रहना है, मुझे खुश रहना है। तो ये पूरी प्लानिंग हुई और उस प्लानिंग में ये हुआ कि मन में एक बात आई कि एक लास्ट कोशिश करते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जाने के बाद दिल में मलाल हो कि साला कोशिश नहीं की, एक तगड़ा हो, लास्ट कोशिश नहीं की। तो उस समय क्या होता कि एक फिल्म हम लोगों ने बनाई थी, कुछ दोस्तों ने मिलकर फिल्म बनाई थी। तो फिल्म बन के ऐसी पड़ी हुई थी, प्रोड्यूसर्स उसका पता नहीं क्या कर रहा था। तो एक प्लानिंग मेरी और मेरे डायरेक्टर थे, और मराठी है वो लोग, नागपुर के हैं सारे लोग। तो उन लोगों से बात हुई और हम लोग ने आपस में बात किया कि उसका जो सीडी था उस समय, उसको चुराया जाए, साले को दे नहीं रहा तो चुरा लिया जाए, और हम लोग करते हैं अपने लेवल पे। तो लिटरली हम लोगों ने चुराया उसका, और अपने पैसे लगाकर, जैसे अपने बेटी की शादी होती है उस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रीव्यू किया मुंबई में। और उतने 2-3 साल जो हम लोग थे मुंबई में, और जिन जिन लोगों से संपर्क था, जिन लोगों तक पहुंच सकते थे, सबके पास हम लोग गए कि सर हमारा एक प्रीव्यू चल रहा है, आप प्लीज आइए, ऐसा करके बहुत सारे लोगों के पास गए। उसमें अनुराग कश्यप के पास भी, छत्रपाल नाम है उसका, छत्रपाल भी गए वहां पे, मिले उनसे, और प्रकाश झा भी आए थे, नंदा दास थी, बहुत सारे लोग आए थे वो देखने के लिए, हम लोगों ने प्रीव्यू किया था। तो उसमें अनुराग कश्यप भी आए थे और उन्होंने देखी थी फिल्म, और फिल्म वो देखने के बाद ही मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर में मुझे कास्ट किया था उन्होंने। तो वो पूरा जो ढाबा खोलने का और जो था वो पूरा कैंसिल हो गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत पॉपुलर हुई, जी नवाजुद्दीन हो या पंकज जी, पर कई लोग उसी से स्टार बन गए। जी जी। आपके साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया? सर अब मैं उसके बारे में बता सकता हूँ टेक्निकली क्यों नहीं आ पाया। उस समय क्या हुआ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद जैसे सब हाइप हुए हैं, मैं तो अभी भी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए पूरे गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो जो मेरा कैरेक्टर है बेटा तुमसे ना हो पाएगा जेपी सिंह, आज भी सबसे ज्यादा हाइप है।
तो मेरे पास भी उस समय 8 हिंदी फिल्म का ऑफर आया था और 8 भोजपुरी फिल्म का ऑफर आया था। क्योंकि मेरे लोग जानते थे, वो जानते थे कि भोजपुरी भी बोलता हूँ मैं, तो भोजपुरी तो मुझे कभी करना ही नहीं था। और ये जो 8 हिंदी फिल्म आई थी, उसमें से 5 फिल्में थी जिसमें उसी तरह का कैरेक्टर था, वही एक नेता है 40 साल का, या ठाकुर का लड़का है, या ऐसा है वैसा है, तो वो मुझे नहीं करना था। लेकिन जो 3 फिल्में थी, वो इतनी बड़ी फिल्में थी कि मेरे लिए बहुत आसान था इस 3 फिल्म के एवज में 5 को मना कर देना आसानी से। तो उसमें से एक फिल्म थी द माया टेप, जिसमें मैं और नवाज लीड में थे। अच्छा। और राजकुमार हिरानी का असिस्टेंट था निखिल ने उसको डायरेक्ट किया था। तो एक बड़ी फिल्म थी और बड़ा बैनर था। एक फिल्म थी एक था स्कूटर। ये अभय देओल प्रोडक्शन की फिल्म थी। ये 2014 की बात बता रहा हूँ। और अभय देओल उस समय मार्केट में आ चुके थे और नया जो कहते हैं कि मतलब ही इज अ न्यू आमिर खान, ये टैग उनके ऊपर लग गया था कि अलग कंटेंट पे काम कर रहे हैं। वो फिल्म थी। और एक जो पुलकेश भोबी का नाम लिया, उनकी एक फिल्म थी। ये तीनों फिल्म सर आज तक रिलीज नहीं हुई। अच्छा। तो 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई। 13-14 तक इन्हीं तीनों फिल्मों में शूटिंग वूटिंग करते निकल गया। उस समय कोई बहुत बड़ा एक्टर तो थे नहीं हम लोग कि बहुत मोटा अमाउंट मिले। लेकिन 14 तक में ये सब तीनों फिल्म आई ही नहीं। बाद में 2014 में अमेज़न हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ, जो उस समय कोई नहीं जानता था। तो अभय देओल का कुछ रहा होगा अमेज़न के साथ। तो ये 2014 में अमेज़न पे फिल्म आ गई। बहुत प्यारी फिल्म है। मैं और अंजलि पाटिल एक एक्ट्रेस हैं, नेशनल अवार्ड, तो वो लीड में है, मैं भी, दोनों लीड में हम लोग। बट वो अमेज़न पे आके चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। बाकी ये 2 फिल्म आज तक नहीं आई। तो ये जो 2 साल का गैप हो गया, तो मैं गायब ही हो गया। तो गायब ही हो गया। तो बहुत ही पजल्ड टाइम था वो। बहुत ही मतलब समझ में नहीं आने लगा, कहीं कुछ चीजें हो नहीं, सब के सब लोग गुम हो गए। और मैं जहां था वहीं रह गया। और नया काम कुछ नहीं मिल रहा है। फिर काम मिलने लगे तो छोटे छोटे काम मिलने लगा। तो बहुत ही खराब समय था वो। और इतना ज्यादा, हाँ। जब 3 फिल्में आपकी बन के बंद हो जाएं, तो एक कलाकार के तौर पर अंदर से क्या फीलिंग होती है और फिर वो नया स्ट्रगल क्या होता है? सर ये सवाल अभी जो आप पूछ रहे हैं, तो अभी तो खैर मैच्योर इतने हम लोग हो चुके हैं कि अभी कोई असर उसका नहीं पड़ेगा। लेकिन ये उस समय का था जब ना उम्र से उतना नहीं मैच्योर था और ना ही इस तरह का कुछ बैकअप था। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए। अब मेरे जैसा आदमी, जो हमारे घर में चाय भी लोग नहीं पीते हैं, मैं नशे में चला गया था। बहुत बुरी तरह नशे में गया था मैं। क्योंकि वो ना मैं बहुत शांत आदमी शुरू से था, अभी भी हूँ, लेकिन वो बहुत डिस्ट्रैक्ट, मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाता था। ठीक है। तो दारू पीने लगा था मैंने। तो मुझे रिलैक्स करता था वो, मतलब लगा कि हाँ उस समय के लिए सब कुछ शांत कर देता था। बहुत मुश्किल दौर था वो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और मतलब उसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब हम लोग आते हैं स्ट्रगल करने के लिए, तो ज़मीन पे हैं। और गैंग्स ऑफ वासेपुर वो मामला था जो 6th फ्लोर तक का मामला पहुंच गया था। तो मैं 6th फ्लोर से गिरा था, तो धंस चुका था। तो बहुत गंदा समय था, जहां फिर से उस जमीन से निकलना, वापस निकल के खड़ा होके, और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ तक पहुंचना, तो वो बहुत मतलब कठिन समय था, बहुत कठिन था। क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। और आप जब फेलियर होते हैं तो हर आदमी मतलब 50 रीजन निकाल देते हैं। ठीक है। वहां पर आसपास के लोग ये भी जो मेरे जानने वाले थे कि अरे वो तो एक दारू पीता है इसलिए बर्बाद हो गया। तो मतलब अब क्योंकि बुरा समय था, तो बहुत कठिन होता है वो। उस समय मुझे ये समझ में आया कि अपने लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसे जरूर लोग हों जो आपको सपोर्ट करे, समझे। पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है।